हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित व्याकरण विषय वर्तनी व्यवस्था। वर्तनी व्यवस्था के नियमों के बारे में बात करने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्तनी होती क्या है या वर्तनी कहते किसे हैं। तो यह तो आप जानते ही हैं बच्चों कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान दो प्रकार से करते हैं, बोलकर और लिखकर। बोलने के लिए मुख से निकली ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखने के लिए लिपि का। इस प्रकार भाषा की दोनों पद्धतियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, किंतु लिखित रूप की एक विशेषता यह है कि यह भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखता है। इसके संकेत चिन्ह होते हैं जिन्हें वर्ण या लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्चरित शब्द के लेखन में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस शब्द में जितने वर्ण, अक्षर, मात्राएं जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी कहलाता है। वर्तनी की शुद्धता अशुद्धता मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है, उच्चारण एवं अध्ययन एवं अभ्यास। किसी भी शब्द की वर्तनी की शुद्धता अशुद्धता सर्वाधिक उसके उच्चारण पर ही निर्भर करती है। यदि उच्चारण शुद्ध है तो वर्तनी गलत होने की संभावना न के बराबर होती है, परंतु यदि उच्चारण ही अशुद्ध है तो वर्तनी तो अशुद्ध होगी ही। अतः यदि एकाग्रचित्त होकर अध्ययन किया जाए और प्रारंभ से ही शब्दों में वर्णों के क्रम पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से निरंतर उनकी शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। अब हम जानते हैं वर्तनी संबंधी कुछ विशेष जानकारियाँ। यहाँ हम वर्तनी संबंधी कुछ विशेष जानकारियों के विषय में बात करेंगे जिनका लिखते एवं बोलते समय ध्यान रखा जाए तो वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाता है। वर्तनी संबंधी विशेष जानकारियों के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों वर्णों की लिखावट में सावधानी के बारे में। वर्णों को लिखते समय किस प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ वर्णों की लिखावट में सावधानी बहुत अधिक बरती जाने की ज़रूरत होती है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाए तो दूसरों को पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। जैसे एक वर्ण हम लेते हैं ख। ख को कई बार र व की भांति लिख दिया जाता है जो कि नहीं लिखा जाना चाहिए। इससे इसकी वर्तनी के साथ साथ उच्चारण में भी गलती होती है और यह एक वर्ण न रहकर शब्द बन जाता है। यानी ख तो वर्णमाला का एक वर्ण है और अगर इसको यदि हम र और व की तरह अलग अलग करके लिख देंगे तो यह रव बन जाएगा जिसका अर्थ होता है दाना। तो इसलिए ख में जो र और व को इकट्ठा करके लिखा जाना चाहिए, ना कि अलग अलग करके। तो एक तो इस वर्ण को लिखते समय बहुत अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। दूसरे हम बात करते हैं क वर्ग के चौथे वर्ण घ की और त वर्ग के ही चौथे वर्ण ध की। दोनों की लिखावट में आप देखोगे कि काफ़ी हद तक समानता है। केवल इतना ही अंतर है कि जो त वर्ग का व्यंजन है ध वह आगे से गोलाई लिए हुए होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो इनके लेखन में हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए वह हम देखते हैं। क वर्ग के वर्ण घ पर पूरी शिरोरेखा होती है
आप ध्यानपूर्वक देखें बच्चों कि इसके ऊपर पूरी शिरोरेखा होती है, जबकि त वर्गीय व्यंजन ध पर पूरी शिरोरेखा नहीं होती है। इसका जो गोलाकार भाग होता है और उसके और शिरोरेखा के बीच में रिक्त स्थान रहता है और शिरोरेखा केवल खड़ी पाई के ऊपर लगती है। जैसे कुछ शब्द हम देखते हैं, जैसे घर, धर, घड़ी, धड़ी, घन, धन। आप दोनों ही जो ये हमने जोड़े बनाए हैं, घर, धर का, घड़ी, धड़ी का, वही वर्ण है, लेकिन घ और ध में अंतर है। इनसे इन शब्दों के लेखन में तो अंतर है ही है, लेकिन साथ ही साथ इनके अर्थ में भी अंतर है। तो हमें ध्यान रखना है कि घ के ऊपर पूरी शिरोरेखा आएगी और ध के ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी। जो आगे से गोलाई लिए हुए भाग है उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं आएगी। अगले कुछ वर्ण हम देखते हैं, जिनमें है थ, ध, क्ष और श्र। इनकी लिखावट में भी जिस तरह से हमने ध में देखा था कि जो ध का आगे से गोलाई लिए हुए भाग है उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगती है, उसी प्रकार त वर्गीय व्यंजन थ, प वर्गीय व्यंजन भ, संयुक्त व्यंजन क्ष और श्र, इनमें भी आप देखोगे कि इनका ऊपरी अगला जो भाग है वह गोलाई लिए हुए है। तो इनमें भी उस गोलाई लिए हुए भाग के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगेगी। थ पर पूरी शिरोरेखा लगाने से यह किसके जैसा आभास देगा? य के जैसा आभास देगा। और भ के ऊपर मान लीजिए अगर पूरी शिरोरेखा लगा देते हैं और भ का आगे से जो गोल भाग मुड़ा हुआ होता है वो कम मुड़ा हुआ हो, तो इसमें म का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हम इनके ऊपर पूरे के ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाते। जो आगे से गोलाई लिए हुए भाग होता है उसको छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगती। केवल जो खड़ी पाई है इन वर्णों की, सिर्फ उसके ऊपर शिरोरेखा लगती है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं ट वर्ग के व्यंजन ड, ढ और इन्हीं के ही दूसरे रूप, अर्थात जिनमें नीचे बिंदी लगी हुई होती है और जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, उनके प्रयोग में किस प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे वर्तनी शुद्ध रहे। आप देखोगे बच्चों कि ट वर्ग के व्यंजन ड और उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ दोनों की बनावट एक जैसी है, अंतर केवल एक बिंदी का है और उसी से ही दोनों के उच्चारण में अत्यधिक अंतर आ जाता है। तो हम देखेंगे कि किस व्यंजन का प्रयोग कहाँ पर होगा ताकि हम अपनी वर्तनी को सुधार सकें, उसे शुद्ध रख सकें। तो जो हमारा ट वर्ग का व्यंजन है ड, वह शब्द की शुरुआत में, मध्य में, अंत में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ड़, वह शब्द की शुरुआत में नहीं होगा, मध्य या अंत कहीं भी हो सकता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखें, ड के उदाहरण देखते हैं, डरना, डगमग, अडिग आदि। और उसी प्रकार ड़ के उदाहरण जो उत्क्षिप्त व्यंजन है उसके उदाहरण हम देखते हैं, कपड़ा, पकड़, सड़क आदि। ड और ड़ की बनावट जैसा ही एक और व्यंजन भी आपने देखा होगा बच्चों, वह है क वर्ग का पंचम वर्ण ऊं। बिल्कुल एक जैसी ही बनावट है और आप अंतर देखोगे, ड के नीचे या दाईं तरफ कोई बिंदी नहीं है, ड़ के नीचे एक बिंदी होती है और अंग के दाईं तरफ एक बिंदी होती है। उसी से ही तीनों के उच्चारण स्थान, उच्चारण में
बहुत अधिक अंतर आ जाता है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जो ड़ है, जो क वर्ग का पंचम वर्ण अंग है, उसका उच्चारण भी ड़ के रूप में ही करते हैं और लिखते भी उसको ड़ के रूप में ही है। अर्थात जो हमारा ड की बनावट होती है, जो अंग की क वर्ग का पंचम वर्ण है, उसमें जो बिंदी लगी हुई होती है वो दाईं ओर लगी हुई होती है, ना कि नीचे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस डो के जिस रूप में बिंदी नीचे लगी हुई है वह उत्क्षिप्त व्यंजन है ड़, और जिसमें बिंदी दाईं ओर लगी हुई है वह क वर्ग का पंचम वर्ण होता है अंग। तो इन तीनों के ही प्रयोग में सावधानी बरती जानी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा वर्ण कहाँ पर आएगा। अब हम देखते हैं ढ और उत्क्षिप्त व्यंजन ढ को। दोनों के उच्चारण में कोई अत्यधिक अंतर नहीं है, लेकिन इनके प्रयोग में हमें फिर भी काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा कि ड और उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ दोनों में ही हमने देखा कि कोई भी शब्द ड से ड शुरू भी हो सकता है, ड उसके मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। इसी प्रकार ट वर्ग का व्यंजन ढ किसी भी शब्द के शुरुआत में, मध्य में, अंत में कहीं भी हो सकता है, लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन ढ किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं हो सकता। कोई भी शब्द उत्क्षिप्त व्यंजन ढ से शुरू नहीं होगा, लेकिन यह मध्य या अंत कहीं भी हो सकता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको स्पष्ट करते हैं। ट वर्गीय व्यंजन ढ के कुछ उदाहरण देखते हैं। ढोलक, ढक्कन, ढाबा आदि। अब उत्क्षिप्त व्यंजन ढ के उदाहरण देखते हैं। ओढ़नी, चढ़ना, कढ़ाई आदि। आपने एक शब्द बहुत बार, आप जहाँ भी कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बहुत बार आपने लिखा हुआ देखा होगा, वह शब्द है ढाबा। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी बच्चों कि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ, वह शब्द की शुरुआत में नहीं होगा, मध्य या अंत कहीं भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर भी आपने ढाबा शब्द लिखा हुआ देखा होगा, आपने देखा होगा कि उस ढ के नीचे बिंदी लगी हुई होती है, तो वह व्याकरणिक दृष्टि से गलत होता है। जब हम बात कर ही चुके हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, तो वह वर्तनी बिल्कुल अशुद्ध होती है। अब हम देखेंगे बच्चों ह्रस्व और दीर्घ ई की मात्रा के प्रयोग के बारे में। जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई या उसकी मात्रा हो, तो उसका बहुवचन बनाते समय ह्रस्व ई या उसकी मात्रा हो जाएगी। ध्यान देना है कि जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई या उसकी मात्रा हो, तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो उस समय जिस या तो दीर्घ ई है तो वह ह्रस्व ई हो जाएगी, और यदि दीर्घ ई की मात्रा किसी व्यंजन के ऊपर लगी हुई है तो वह बहुवचन बनाते समय ह्रस्व ई की मात्रा के रूप में बदल जाएगी। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण है मिठाई। यहाँ पर अंत में आप देखेंगे मिठाई शब्द के अंत में ई अपने मूल रूप में है, अर्थात दीर्घ ई यहाँ पर लगा हुआ है, न कि उसकी मात्रा लगी हुई है। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो यह हो जाएगा मिठाइयाँ, और आप इसमें देखेंगे कि यहाँ मिठाइयाँ शब्द में जो ई है वह ह्रस्व ई है, यहाँ दीर्घ ई नहीं है। इसी प्रकार एक और शब्द है दवाई। इसके भी अंत में दीर्घ ई है, न कि उसकी मात्रा। तो जब हम इसका बहुवचन बना रहे हैं दवाइयाँ, तो यहाँ पर भी ई ह्रस्व होगी,
लेकिन आप देखोगे कि दोनों ही शब्द जब भी आप कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं, किसी मिठाई की दुकान पर या किसी दवाई की दुकान पर, तो उनमें ह्रस्व ई की अपेक्षा दीर्घ ई का ही प्रयोग होता है, जो कि गलत होता है। इसी प्रकार से अंत में हम दीर्घ ई की मात्रा युक्त कुछ हम शब्द देखते हैं, जैसे लड़की। यहाँ पर क व्यंजन में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग है, तो जब हम इससे बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? लड़कियाँ। और आप यहाँ देख रहे हैं कि क पे ह्रस्व ई की मात्रा हो गई है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, कुर्सी। कुर्सी में भी स पे आप देख रहे हैं दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग है, और जब हमने इसका बहुवचन बनाया कुर्सियाँ, तो वह किस में बदल गया? ह्रस्व ई की मात्रा में। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, जहाँ पर मात्रा लगी हुई होती है, जैसे लड़की और कुर्सी में आपने देखा रानी है, नदी शब्द है, इसी तरह के बहुत सारे और भी शब्द हैं जहाँ पर व्यंजन में दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई होती है बच्चों। अक्सर मैंने देखा है कि आप उसका जब बहुवचन बनाते हैं तो वह तो ठीक होता है, आप उसकी मात्रा को ह्रस्व ई की मात्रा में बदल देते हैं, लेकिन जहाँ पर ई अपने मूल रूप में होता है, जैसे मिठाई और दवाई में है, यहाँ पर दीर्घ ई है, लेकिन जब इससे बहुवचन बनाते हैं तो आप लोग भी इसमें अक्सर गलतियाँ कर देते हो कि ह्रस्व ई की ह्रस्व ई ही रख देते हो, माफ़ी चाहूँगी, दीर्घ ई, दीर्घ ई ही वहाँ पर रख देते हो, जबकि वहाँ पर होना चाहिए ह्रस्व ई। इसी प्रकार से दो स्वर और हैं जिनके बहुवचन बनाने में इसी प्रकार की गलतियाँ होती हैं, और वह हैं ह्रस्व और दीर्घ ऊ। जिस प्रकार हमने देखा कि जब जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई या उसकी मात्रा होती है तो बहुवचन बनाते समय वह ह्रस्व में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार जिस शब्द के अंत में दीर्घ ऊ या उसकी मात्रा हो तो उसका बहुवचन बनाते समय ह्रस्व ऊ और उसकी मात्रा हो जाएंगी। ध्यान देना है बच्चों, जिस शब्द के अंत में दीर्घ ऊ या उसकी मात्रा हो तो उसका बहुवचन बनाते समय वह ह्रस्व ऊ या उसकी मात्रा में बदल जाएंगी। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे हम समझते हैं। एक शब्द हमने लिया है गऊ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गऊ के अंत में दीर्घ ऊ लिखा हुआ है, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे गऊओं तो यह दीर्घ ऊ ह्रस्व ऊ में बदल जाएगा, और आप देखोगे कि गऊओं में ऊ जो है ह्रस्व ऊ है, न कि दीर्घ ऊ। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, लट्टू। यहाँ आप देख रहे हैं ट में दीर्घ ऊ की मात्रा है, जब हम इसका बहुवचन बना रहे हैं लट्टुओं तो यह ट में ह्रस्व ऊ की मात्रा लग जाएगी, लट्टुओं बन जाएगा। वधू। वधू में भी आपने देखा ध में दीर्घ ऊ की मात्रा है, वधू से बहुवचन बनेगा वधुएं, और ध में मात्रा हो जाएगी ह्रस्व ऊ की। बहु। ह में दीर्घ ऊ की मात्रा है, लेकिन जब हमने इसका बहुवचन बनाया बहुएं तो यह ह में ह्रस्व ऊ की मात्रा हो गई। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है बच्चों, ह्रस्व और दीर्घ ई और ऊ दोनों के ही प्रयोग में जब हम इनसे बहुवचन से एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है, या हम जब उल्टा भी अगर हम कर रहे हैं, बहुवचन से एक वचन भी बना रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना होगा? ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। एक वचन से बहुवचन बनाते समय तो हम दीर्घ से ह्रस्व कर रहे हैं, लेकिन जब बहुवचन से एक वचन बनाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? दीर्घ से ह्रस्व की मात्रा हो जाएगी। तो आप यदि इन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वर्तनी शुद्ध ही रहेगी।
अब हम बात करेंगे बच्चों की और की के प्रयोग के बारे में। की यानी जिसमें ह्रस्व ई की मात्रा है और की जिसमें दीर्घ ई की मात्रा है। अक्सर यह देखने में आता है कि जहाँ पर क में ह्रस्व ई की मात्रा की का प्रयोग होना चाहिए वहाँ पर भी की का प्रयोग मिलता है। तो देखते हैं कि दोनों का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहले मैं बात कर रही हूँ क में ह्रस्व ई की मात्रा अर्थात की के प्रयोग के बारे में। यह जो शब्द है बच्चों, यह दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है अर्थात योजक का कार्य करता है। दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक करने का काम करता है। जैसे उसने कहा था कि वह आज दुकान पर जाएगा। यह मेरी पुस्तक है न कि तुम्हारी। तो यहाँ आपने देखा कि क में ह्रस्व ई की मात्रा का हमने प्रयोग किया है और यहाँ यह की दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इस बात को आपने समझना है कि क में ह्रस्व ई की मात्रा युक्त शब्द कहाँ पर आएगा। जब दो वाक्यों को वह जोड़ने का कार्य कर रहा होगा तो वहाँ पर की का प्रयोग होगा। और अब हम देखते हैं कि की यानी क में दीर्घ ई की मात्रा युक्त शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। इसका प्रयोग दो रूपों में होता है बच्चों। पहला, यह दो पदों के बीच संबंध दर्शाने में। कैसे? आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको देखते हैं कि किस प्रकार यह दो पदों के बीच में संबंध दर्शाने में काम आता है। रानी की बहन पढ़ने में तेज है। तो यहाँ आपने देखा कि रानी और बहन दो शब्दों के बीच में यह आया है। तो यहाँ पर यह बता रहा है कि बहन किसकी है? रानी की, जो पढ़ने में तेज है। तो यह रानी और बहन शब्द में संबंध दिखा रहा है कि रानी की बहन पढ़ने में तेज है। एक और उदाहरण देखते हैं। मेरे कान की बाली गुम हो गई है। तो बाली कैसी है? कान की बाली है। तो यहाँ कान और बाली में संबंध दर्शाया जा रहा है कि कान की बाली गुम हो गई है। तो यहाँ पर जो क में दीर्घ ई की मात्रा युक्त की है उसका प्रयोग मैंने बात की कि दो रूपों में उसका प्रयोग होता है। पहले हम रूप की बात कर रहे हैं कि वह दो पदों के बीच में संबंध दर्शाने में उसका प्रयोग होता है। अब हम उसका दूसरा प्रयोग देखते हैं कि किस रूप में होता है। इसका दूसरा प्रयोग होता है बच्चों करना। करना एक क्रिया है। यह करना क्रिया के भूतकालिक रूप में इसका प्रयोग होता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे मैंने लड़ाई नहीं की। यहाँ पर जो की आप अंत में देख रहे हैं वह करना क्रिया का भूतकालिक रूप है। मैंने लड़ाई नहीं की। या एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। उसने अच्छी पढ़ाई की थी। तो जहाँ पर करना क्रिया के भूतकालिक रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आपने दोनों की के अंतर को समझना है। की और की दोनों के अंतर को आपने समझना है कि कहाँ पर किसका प्रयोग होगा और उसी के मुताबिक आपने किसी भी वाक्य में इनका प्रयोग करना है। तो इसमें आपने ज़रूर ध्यान देना है बच्चों, ताकि वर्तनी अब र के साथ शुद्ध ह्रस्व और दीर्घ ऊ की मात्रा के प्रयोग को भी देखते हैं। र के साथ ह्रस्व ऊ की मात्रा लगने पर इस प्रकार और दीर्घ ऊ की मात्रा लगने पर इस प्रकार र का रूप दिखाई देगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। र के साथ ह्रस्व ऊ लगने पर कुछ उदाहरण, जैसे गुरु, पुरुष, रुपया, पुरुषोत्तम। यहाँ आप र देख रहे हैं ना। र में ह्रस्व ऊ की मात्रा लगने पर आप दोनों के ही रूप में, जब र में ह्रस्व ऊ की मात्रा लग रही है और दीर्घ ऊ की मात्रा लग रही है,
आपने इनको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक देखना है कि किस प्रकार से इसमें लगेगी वह, क्योंकि जब हम अन्य व्यंजनों के नीचे जिनमें खड़ी पाई होती है या जो नीचे से गोलाई लिए होते हैं, कोई भी व्यंजन होते हैं र को छोड़ करके, जब आप उसमें ह्रस्व और दीर्घ ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो एक में वह दाईं ओर घूम जाती है तो दूसरे में बाईं ओर घूम जाती है, लेकिन र के साथ इसका अलग ही रूप होता है। तो इसीलिए आपसे कह रही हूं कि उसको आपने ध्यान से देखना है। अब देखते हैं र के साथ दीर्घ ऊ की मात्रा लगने पर कैसा रूप होता है और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे रुद्र, जरूर, रूठना आदि। संयुक्ताक्षर बनाने संबंधी कुछ नियम देखते हैं बच्चों। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है, जब उन्हें हम दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो यह खड़ी पाई हटा दी जाती है। ध्यान दें आप, मैं बात कर रही हूँ उन व्यंजनों की जिनके अंत में खड़ी पाई होती है। जैसे कुछ व्यंजन हैं ख, ल, ग, च, प, और भी हैं इसी प्रकार के। तो जब हम इन्हें अन्य व्यंजनों के साथ शब्द में जोड़ते हैं तो जब इनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाता है तो किस प्रकार यह उस शब्द में दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ेंगे आप देखें। जैसे ख, जब ख को हमने खड़ी पाई इसकी हटा दी तो इसका रूप इस प्रकार हो जाएगा। इससे बना हुआ हम शब्द देखते हैं सख्त। यहाँ आप देख रहे हैं कि ख में खड़ी पाई नहीं है और त से यह बिल्कुल स्पर्श करके लिखा जा रहा है। इसी प्रकार ल देखें, ल की जब खड़ी पाई को हटा दिया गया है, गुल्लक, गुल्लक शब्द में आप देखें एक ल जिसकी खड़ी पाई को हटा दिया गया है और दूसरा खड़ी पाई सहित है, यानी एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। इसी प्रकार ग, ग की जब हमने खड़ी पाई को हटा दिया तो उसका रूप इस प्रकार होगा जैसे फुग्गा में आप देख रहे हैं। ग की खड़ी पाई को यहाँ हटा दिया गया है और दूसरा ग जो है वह स्वर सहित है, उसमें आ की मात्रा भी लगी हुई है। इसी प्रकार एक और व्यंजन हम लेते हैं जिसमें खड़ी पाई है च। जब च की हमने खड़ी पाई को हटा दिया तो आप देखेंगे कि उसका रूप इस प्रकार होगा जैसे बच्चा। तो इसमें हमने ध्यान देना है कि जब किसी भी व्यंजन की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है और वह अपने से आगे वाले व्यंजन के साथ जोड़कर किस प्रकार लिखा जाएगा। कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं बच्चों जिनके अंत में खड़ी पाई न हो करके मध्य में होती है, और ऐसे व्यंजन हैं क और फ। आप देखेंगे कि क और फ दोनों के ही बीच में खड़ी पाई है, अंत में नहीं है। तो जब ऐसे व्यंजनों को हम अन्य व्यंजनों के साथ संयुक्त करते हैं तो उसमें हम बीच की खड़ी पाई को नहीं हटाते, बल्कि खड़ी पाई तो रहती है लेकिन खड़ी पाई से आगे का जो हिस्सा होता है उस हिस्से को आधा काट कर हम लिखते हैं। जैसे क को आप देखें, जब क को हमने इसके आधे स्वरूप में अर्थात स्वर रहित रूप में हमने अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त करके लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। क जो खड़ी पाई है उससे आगे के हिस्से को हमने आधा काट दिया, जैसे आप पक्का शब्द में इसे लिखा हुआ देख रहे हैं। इसी प्रकार फ, जब फ को हम स्वर रहित रूप में लिख रहे हैं अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त करके तो कैसे लिखेंगे। फ के जो बीच की खड़ी पाई है उससे आगे के हिस्से को हमने काटकर आधा कर दिया और इसे आप देखेंगे जैसे हमने लिखा हुआ है मुफ्त में, और इसी प्रकार के अन्य शब्द भी आप ढूंढ सकते हैं। अब कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं बच्चों जिनके ना तो अंत में खड़ी पाई होती है ना बीच में खड़ी पाई होती है।
तो जब उन व्यंजनों को हम दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त करके लिखेंगे तो उन्हें कैसे लिखेंगे, उनका भी एक तरीका है। उन व्यंजनों को हम उनके नीचे हलंत लगा करके लिख देते हैं। ये कुछ व्यंजन हैं। अंग, क वर्ग का पंचम वर्ण अंग। छ, ट वर्ग के व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, द और ह। इनमें आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि ना तो अंत में खड़ी पाई है ना मध्य में खड़ी पाई है। तो इन व्यंजनों को जब हम स्वर रहित रूप में लिखते हैं, अन्य व्यंजनों के साथ हम संयुक्त करके लिखते हैं, तो हम इनके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा, उच्छ्वास, पट्टा। आइए बच्चों, र के प्रयोग को भी जान लें। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। र हमारी हिंदी वर्णमाला का एक बहुत ही सशक्त व्यंजन है। सशक्त इसलिए क्योंकि बाकी व्यंजन तो अपने जिस स्वरूप में आप उन्हें लिखा हुआ देखते हो, केवल उसी स्वरूप में ही आपको दिखाई देंगे। र एक ऐसा इकलौता व्यंजन है जो आपको अपने मूल रूप के अतिरिक्त अन्य रूपों में भी लिखा हुआ दिखाई देता है। और वह अन्य रूप कौन कौन से हैं? उन अन्य रूपों के नाम हैं पदेन र और रेफ र। पहले मैं बात करती हूँ पदेन र की, जिसका चिन्ह होता है एक छोटी सी तिरछी रेखा। और र का जो यह पदेन रूप होता है बच्चों, यह स्वर सहित होता है। और जिस व्यंजन के पैरों में पदेन का अर्थ ही होता है, पद शब्द से बना है, पद का अर्थ ही पैर होता है। तो जिस व्यंजन के पैरों में यह लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा कि वह व्यंजन तो पूरा लिखा हुआ होता है और र अपने पदेन रूप में केवल एक छोटी सी तिरछी रेखा के रूप में उसके पैरों में लगा हुआ होता है। तो देखने में वह व्यंजन भले ही पूरा लग रहा है, लेकिन वास्तव में वह व्यंजन स्वर रहित होता है, अर्थात जिसे हम कह देते हैं कि यह आधा है, वह व्यंजन आधा होता है। दूसरी बात, जिस व्यंजन के पैरों में पदेन र लगा हुआ होता है, इसका उच्चारण उस व्यंजन से बाद में होता है। जैसे देखते हैं कुछ उदाहरण। क्रम, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने बोला क्रम, क के पैरों में र लगा हुआ है, र का उच्चारण क के बाद में है। इसको हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से समझते हैं कि कैसे क जो है, जैसे मैं बात कर रही थी कि जिसके पैरों में पदेन र लगा हुआ होता है, वह व्यंजन स्वर रहित होता है, जबकि पदेन र स्वर सहित होता है। क्रम का वर्ण विच्छेद आप देखें, क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। तो यहाँ से स्पष्ट है कि क के साथ कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है। क से आगे र है, र के साथ अ स्वर लगा हुआ है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। चक्र, च जमा अ, च बन गया। क्र, चक्र, फिर क जमा र जमा अ। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि क के साथ कोई भी स्वर नहीं है। तो यहाँ से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पदेन र स्वर सहित होता है और जिसके पैरों में यह लगा होता है वह स्वर रहित होता है। और एक और विशेष बात, यह शब्द के प्रारंभ, मध्य और अंत कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है। ट वर्ग के व्यंजनों के साथ पदेन र का प्रयोग थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। बाकी व्यंजनों में तो पदेन र लगाने के लिए कोई ना कोई कोना ऐसा बन जाता है कि जहाँ पर हम र का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ट वर्ग में आप देखेंगे कि सभी जो वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, सभी वर्ण नीचे से गोलाई लिए हुए होते हैं। तो ट वर्ग के व्यंजनों के साथ पदेन र हम इस प्रकार लिखते हैं जैसे अंग्रेजी का अक्षर वी होता है, उसको हम
उल्टा लिख दें। इस प्रकार ट वर्ग के व्यंजनों के साथ पदेन र का प्रयोग होता है। जैसे आप देखें, ट्रक, ट जमा र जमा अ जमा क जमा अ। यहाँ भी यह बात स्पष्ट हो गई कि जिसके पैरों में यह लगा हुआ होता है पदेन र, वह अपने आप में स्वर रहित होता है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, राष्ट्र, र जमा आ जमा श जमा ट जमा र जमा अ। र के दूसरे रूप की बात अब हम करते हैं बच्चों, और वह है रेफ र, जो किसी भी व्यंजन के ऊपर लगता है। पदेन र पद से बना है, पद का अर्थ होता है पैर, यह व्यंजन के पैरों में लगता है, और रेफ र व्यंजन के ऊपर लगता है। और दोनों में अंतर यह है बच्चों कि पदेन र स्वर सहित होता है, रेफ र स्वर रहित होता है। और जिस व्यंजन के ऊपर यह लगा हुआ होता है वह व्यंजन स्वर सहित होता है। पदेन र का उच्चारण उस व्यंजन के बाद में होता है जिसके पैरों में यह लगा हुआ होता है, और रेफ र का उच्चारण उस व्यंजन से पहले होता है जिसके ऊपर यह लगा हुआ होता है। तो देखते हैं हम कुछ उदाहरण, जैसे वर्ग। आप उच्चारण को भी ध्यान से सुने और जो लिखा हुआ है उसको भी ध्यानपूर्वक देखें। जैसे मैंने बात की वर्ग की, वर्ग, आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि जो रेफ र है वह ग के ऊपर लिखा हुआ है और उसका उच्चारण ग से पहले हो रहा है। तो इसका भी वर्ण विच्छेद हम देख लेते हैं। व जमा अ जमा र जमा ग जमा अ। आप यहाँ देख रहे हैं ना कि र के साथ कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि रेफ र स्वर रहित होता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, पर्याय। प जमा अ जमा र जमा य जमा आ जमा य जमा अ, पर्याय। और यहाँ भी आप देखेंगे कि रेफ र या के ऊपर लगा हुआ है और उसका उच्चारण उससे पहले ही हो रहा है। अब कुछ ऐसे भी आपको शब्द लिखे हुए मिलेंगे बच्चों, जिनमें जो रेफ र लगा हुआ है और जो हमने बात की कि रेफ र जिस व्यंजन के ऊपर लगा हुआ होता है उससे पहले उसका उच्चारण होता है, लेकिन ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे कि जहाँ पर जिस व्यंजन के ऊपर रेफ र लगा हुआ है उससे पहले एक या एक से अधिक स्वर रहित व्यंजन आ जाते हैं। तो उस स्थिति में रेफ र का प्रयोग उन स्वर रहित व्यंजनों से, चाहे वह एक है या एक से अधिक हैं, उनसे भी पहले रेफ र का उच्चारण होगा। उदाहरणों के माध्यम से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। देखते हैं, जैसे ऊर्ध्व। ऊर्ध्व आप उच्चारण से समझ पा रहे होंगे कि रेफ र लगा तो व के ऊपर है, उससे पहले स्वर रहित ध है और रेफ र का उच्चारण ध से भी पहले हो रहा है, ऊर्ध्व। आप इसका वर्ण विच्छेद देखें, उ जमा र जमा ध जमा व जमा अ। तो यहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी यह बात। एक और भी हम उदाहरण देख लेते हैं, वर्त्स्य। वर्त्स्य, आप यहाँ देखें कि ऊर्ध्व में तो एक ही स्वर रहित व्यंजन था, वर्त्स्य में रेफ र से पहले दो स्वर रहित व्यंजन आ गए हैं, त और स। वर्त्स्य, य के ऊपर रेफ र लगा हुआ है और उससे पहले दो स्वर रहित व्यंजन हैं, लेकिन र का उच्चारण आप देख रहे होंगे कि व के बिल्कुल बाद में
उन दोनों स्वर रहित व्यंजनों से पहले उसका उच्चारण हो रहा है। आइए इसका भी वर्ण विच्छेद देखते हैं। वो जमा अ, जमा र, जमा त, जमा स, जमा य, जमा अ। तो आपने इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है बच्चों कि रेफ र जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसका उच्चारण उससे पहले होता है, लेकिन यदि उससे पहले स्वर रहित व्यंजन आ जाते हैं तो रेफ र का उच्चारण उनसे भी पहले होगा। तो इन सभी बातों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, और यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रहेगी। अब हम बात करते हैं बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में हम किस प्रकार की सावधानी बरत सकते हैं और हमें बरतनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं अनुस्वार के बारे में। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में होता है और इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के ही साथ होता है। यह मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि जो मात्राएं होती हैं उनका प्रयोग केवल व्यंजनों के साथ होता है, लेकिन जो अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं वह स्वर नहीं होते, अयोगवाह होते हैं और इनका वहन स्वर और व्यंजन दोनों के ही द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं कि अलग अलग स्थितियों में अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार होता है। आप जानते हैं कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जो स्वर रहित पंचमाक्षर होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन जो होता है, जैसे क वर्ग का ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। तो जब यह स्वर रहित पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले आते हैं तो वह अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे गंगा, हम दोनों ही रूपों में देख लेते हैं, इसको अनुस्वार के रूप में भी और स्वर रहित पंचमाक्षर के रूप में भी। गंगा, गंगा। इसी प्रकार कंचा, और यह स्वर रहित पंचमाक्षर के साथ। कंटक, दोनों ही रूपों में। इसी प्रकार दंत और इसी प्रकार अंबा। अब हम एक अन्य स्थिति देखते हैं जहां पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। मात्राएं आप लोगों ने बच्चों ध्यान दिया होगा कि कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जो शिरोरेखा के नीचे लिखी जाती हैं और कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जो शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं। तो जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाती हैं उन मात्राओं के साथ जो हमारी ध्वनि होती है अनुस्वार या अनुनासिक की, बहुधा वह ध्वनि अनुनासिक की होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं होती है अनुनासिक के चिन्ह की, इसलिए वहाँ पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। एक अन्य स्थिति है जब अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, इनसे पहले जब सम उपसर्ग लगा हुआ हो तो वहाँ म के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे सम जमा यम, संयम, सम जमा रचना, संरचना, सम जमा हार, संहार, सम जमा शय, संशय, सम जमा सार, संसार। अब हम अनुनासिक के प्रयोग को देखते हैं। इसका चिन्ह होता है शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु और इसका वहन भी स्वर और व्यंजन दोनों के ही द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतया शिरोरेखा के नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के साथ होता है। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, अनुस्वार
के जब प्रयोग की हम बात कर रहे थे कि शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं लिखी जाती हैं उनके साथ आमतौर पर अनुनासिक ही होता है, लेकिन स्थान की कमी के कारण वहाँ पर हम अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। और जो शब्द जिनमें शिरोरेखा के नीचे मात्राएं होती हैं, यह आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर ही अनुनासिक का प्रयोग होगा। हमने उच्चारण को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसा कि जब हमने अध्याय की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि मुख्यतः उच्चारण और अध्ययन के ऊपर निर्भर करती है वर्तनी की शुद्धता अशुद्धता। तो उच्चारण को आपने सबसे अधिक ध्यान में रखना है कि भले ही शिरोरेखा से नीचे मात्रा लगी हुई है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर ही अनुनासिक का प्रयोग होगा। उच्चारण को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप भली भांति समझ पाएंगे कि वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होगा या अनुस्वार का। तो शिरोरेखा से नीचे लगने वाली मात्राओं में जहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग हो रहा है, ऐसे कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे ऊंचा, पूंछ, आंगन आदि। तो आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आपने वर्तनी के इन नियमों को ध्यानपूर्वक देखा, सुना और पढ़ा होगा। यदि आप इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर लिखेंगे तो आपके शब्दों की वर्तनी निश्चित रूप से शुद्ध मिलेगी। एक नए विषय के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।